हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर में तीन रूल पढ़े थे। आज हम लोग फोर्थ रूल से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो फोर्थ रूल था आपका था जीरो बिटवीन द एंड और राइट ऑफ अ नंबर। जीरो बिटवीन एंड एंड राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड provided provided they are on the right right side of the decimal point। डेसिमल। ठीक है, तो देखो जीरो बिटवीन द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको ये लिखूं 0.200, तो देखो इसमें आपका डेसिमल है, इसके राइट साइड में ही है। तो जीरो बिटवीन द एंड एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो देखो ये डेसिमल है आपका, राइट साइड में इधर जो जीरो आएंगे आपको उसको काउंट करना है। तो देखो इसके बाद पॉइंट का जितनी जीरो सारी काउंट करनी, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर आई। मेन आपको डेसिमल के बाद राइट साइड में तो उसको काउंट करना है, तो ये यहाँ पे आप लिखोगे थ्री सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको इसकी बात करूं 100, तो आपको इसमें नहीं काउंट करना क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ आपका सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर मैं ये लिख देता ना इसकी जगह 1.0 पॉइंट डेसिमल लगा देता, तब आपको जीरो काउंट करनी है, तो यहाँ पे आपके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से अगर ये होता 100.0, तो ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हो जो साइंटिफिक नोटेशन कर रहा था, तो उसमें हमें सिर्फ इसको लेना, तो यहाँ वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हमें सिर्फ इसमें देखना होता, तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से अगर आपका होता 1.0 10 की पावर 2, तो यहाँ पे आपका होता टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और 1.00 इंटू 10 की पावर 2, तो इसमें हो जाता थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये आप नोट देखिए, यहां पे मैंने क्या कहा, जीरो बिटवीन द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल। ठीक है, तो जो जीरोस है आपकी किस साइड में, इस साइड में है, या तो एंड में है या फिर आपका राइट साइड में। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका जैसे यहाँ पे देखो एंड में, डेसिमल के एंड में है ना जीरो, तो इसको जीरो बिटवीन द एंड, जैसे आपका यहाँ पे एंड में है और ये राइट ऑफ ए नंबर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। तो आप ये समझिए, ये डेसिमल है, इसके राइट साइड में जितनी जीरोस हैं उसको काउंट करोगे, या फिर आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड में, मतलब जैसे इसके इसके बीच में डेसिमल है ना, तो यहाँ पे आप काउंट करोगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम अगला करते हैं। अगला रूल पढ़ते, तो ये रूल जरूर ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जितनी जीरोस आएंगे उसको आपको काउंट करना है। और या तो नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, मतलब जैसे ये नॉन जीरो नंबर है और फिर डेसिमल आ गया, तो ये सारे आपके काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। बट यहाँ देखो कोई डेसिमल नहीं लगाया हो आप, तो इसलिए इसमें आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ आपने डेसिमल लगाया है, तो ये डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ठीक है, यहाँ पे चार हो गई। ये सारा आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका फिफ्थ रूल, ये देखो क्या है। काउंटिंग, सीओ, काउंटिंग द नंबर, काउंटिंग द नंबर
of object, counting the number of object exact, counting the number of object exact number have infinite infinite significant infinite significant counting the number of object exact number have इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। देखो इसका मतलब ये, जैसे अगर आपको पता है 3 एप्पल है, जैसे आपने 3 एप्पल लिया तो पता है वो 3 है, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लेना। इसका एग्जांपल आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बॉल है, तो वो तो एग्जैक्ट 2 ही बॉल है, उसमें तो कोई आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपका 20x, तो इसमें आपका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी हैव, जिसका एग्जैक्ट आपको नंबर पता है उसमें इनफाइनाइट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। देखिए डी पी एंड फिगर, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा और इसमें बात कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या करा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब था ऐसे नंबर्स जहां तक आपको सर्टेन हो और उसके बाद एक और नंबर, तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। थोड़ा इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, फिर हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू। देखिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती थी? सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेट और अनसर्टेन। मतलब जैसे अगर ये आपके पास एक नंबर है तो इसमें 11 जो होगा वो सर्टेन होगा, 0.2 जो है वो अनसर्टेन है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है उसको फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल ये था, जितने भी नॉन जीरो नंबर है सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर के। जैसे यहाँ पे देखो ये सारे नॉन जीरो नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फिर उसके बाद अगर जीरो जो है आपका, जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नॉन जीरो नंबर ये आया है, तो नॉन जीरो नंबर से पहले अगर कोई है आपका तो उसको हम लोग मतलब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो देखो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। लेकिन अगर यही 3 आपका पहले लिखा होता, जैसे ये होता आपका 0.30, तो यहाँ पे आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसी तरह से अगर ये लिखा होता ना आपका 0.5200, तो यहाँ पे आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डिफरेंस देख लो। इसी तरह से अगर ये लिखा होता ना 5200.0, तो यहाँ पे आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर लेने पड़ते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे ये है, तो क्या होता है कि अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद अगर जीरो आ रहा है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। जैसे यहाँ देखो डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद जीरो है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया। बट ऊपर वाले में देखोगे तो डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, इसको सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करना है। सिग्निफिकेंट आपका वहां से काउंट होगा जहां से नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है। बट इस वाले में देखोगे डेसिमल के बाद डायरेक्ट मैंने नॉन जीरो नंबर लिखा, उसके बाद अगर जीरो भी आ रहा है तो उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसमें देखो मैंने डेसिमल के बाद भी जीरो लगाया, तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, 2 नंबर है उनके बीच में जितने भी नॉन जीरो आए सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, तो जैसे इसमें 4 हो गया थर्ड रूल में। अब आओ नेक्स्ट आपका रूल। नेक्स्ट रूल ये था, देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया था, डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर अगर उसके बाद कोई भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट में कंसीडर होगा। बट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये आपका डेसिमल नहीं आया, इसलिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें आप देखो तो यहाँ डेसिमल लगा दिया आपने, तो डेसिमल लगा लिया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट। बट आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन सिखाई थी, इस तरह से लिखी जाती है।
तो साइंटिफिक नोटेशंस में जो पावर वाला पार्ट है उसको नहीं देखना है आपको, जिस पे मतलब नंबर्स हैं। तो यहाँ वन सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखता तो इसमें आप बता सकते हो, जैसे मैं अगर लिखता 4.001, तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर 2, तो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये लेता 8.256 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे आपके फोर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलिए आप सारा नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ वाले में क्या है कि अगर देखो आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, जैसे बहुत जिसको आप काउंट कर सकते हो, अगर ऐसी चीजें जो काउंट, उसमें आपको सीधा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, तो ये सारा आप लिख लीजिए। और मेनली इसमें सिग्निफिकेंट्स में जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखाए हैं उसके बेसिस पे आप ये चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने सारे केसेस करा दिए हैं, तो उसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो कब आपको सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, कब नहीं लेनी। मेनली जो कंफ्यूजन होता है आपका डेसिमल में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो नंबर आ गया फिर सारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, अदरवाइज वो नहीं आती थी, ठीक है। तो आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें कुछ और चीजें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर आगे करा रहा हूँ आपको। हाँ, अगर मैं दो तीन नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ फिर उसका बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। जैसे मैं आपको ऐड कर रहा हूँ 12.11, 11.0 और 1.01। देखो अगर मैं इसको एग्जैक्ट ऐड करूंगा ना, तो मेरा आएगा 3 1 बना 2 2 1 में 1, ठीक है, ये आया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, फोर है। इसमें आप देखोगे तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें देखोगे तो फोर है, ठीक है। अब जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे, जैसे आपने जो ये लिखा है, ये तो नॉर्मली ऐड करके आपने लिख दिया है, तो जब इसका फाइनल आंसर लिखोगे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये नहीं आएगा जो आपका ये आंसर है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो, जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो आपको लेनी होती है आंसर में, यानी आप ये लिख लो, इन फाइनल आंसर कंसीडर ओनली मिनिमम सिग्निफिकेंट, कंसीडर कंसीडर ओनली मिनिमम मिनिमम सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो इसका जो आंसर होगा ये इसका आंसर होना चाहिए, तीन है ना तो 3.1 ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका तीन एस एफ के साथ आएगा, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है जितनी आपकी मिनिमम है, उन सब में फाइनल में जो मिनिमम है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। जैसे आपको दिया मैंने वन, आपने ले लिया समझ लो 2.005, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ले लिया 1.100, ठीक है, ये ले लिया आपने, ठीक है, 100.0, ठीक है।
और अगला आपने ले लिया 0। 0। चलिए हम इसी को ऐड करते हैं। अगर देखिए, अगर आप इसी को ऐड करोगे तो क्या आंसर बनेगा आपका? 102.005। ठीक है, ये आपका बना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी कितनी है? 4 SF है। यहाँ पे देखोगे तो भी आपको 4 ले रहे हैं, तो आपको इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी पड़ेंगे। तो 4 कहाँ तक आएगी आपको? 102, ये पॉइंट, यानी आपका आंसर, फाइनल आंसर होना चाहिए था ये 102। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही देनी। ठीक है, तो इसमें आपकी 4 सिग्निफिकेंट, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी, मतलब जैसे जो कम होता है आप उसके बेसिस पे लेते। ये हो गया। फिर एक और करो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो क्या करना है। ये तो मैंने एडिशन का कराया, मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने क्या करा, 2.5 को मल्टीप्लाई करा 1.25 से। ठीक है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आप इसका आंसर लेते फाइनली तो क्या लेते? 3.125। बट आपको ये नहीं लेना है, और आपको देखो मिनिमम क्या है, ये वाला है। तो आपको इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी पड़ेगी, यानी आप इसको लोगे सिर्फ 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही लेनी है जो आपकी फाइनली होगी। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी होती है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट है इसमें टर्म, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन, किसे बोलते हैं? जैसे टर्म है प्रिसीजन, का मतलब क्या, या एक्यूरेसी, दो टर्म्स होती हैं जिसका आपको मतलब डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रीसीजन, ये जब आप मेजरमेंट करेंगे ना तो उसमें ये टर्म रेफर होगी, प्रिसीजन रेफर टू द प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी। ठीक है, प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजर फॉर द सेम क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लो कि इसे प्रिसीजन में काउंट, जैसे 30.1 हो गया, 30 हो गया, या 29.9 हो गया, तो देख रहे हो आप, ये सब एक बहुत क्लोज वैल्यूज है, तो ये इसकी प्रिसीजन होगी। ठीक है, और अब देखो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी में देखो क्या होगा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में होगा एग्जैक्ट, इज एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट 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 ऑफ ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर वैल्यू टू द टू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी अगर आपका समझ लो ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू जो है आपका वो 30 है,
तो ये नंबर्स कितने इसके पास आ रहे हैं, जैसे एक आ गया 28.2, या 29.3, या फिर 29.9। तो देखो ना इनकी एक्यूरेसी कितनी है, जैसे इनका डिफरेंस ये कितना एक्यूरेट है, 28.2। ठीक है, एक्यूरेट एक्यूरेट है, इसमें 29.3 एक्यूरेट है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है ये देख सकते हो आप, तो ये एक्यूरेसी कहलाएगी। और प्रिसीजन है कि मतलब कितना तुम्हारा उस वैल्यू के मतलब क्लोजनेस आ रही है वैल्यूज। जैसे प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी से सारी वैल्यूज कितनी क्लोज आ रही है। ठीक है, तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा, ये भी काम आता है आपका। अब आइए आप हम पढ़ते हैं राउंड ऑफ जैसे क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कुछ रूल, जैसे आपको क्या होता है जब आप मैथ यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आपको बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, तो पॉइंट फॉर राउंडिंग, पॉइंट फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ द। अब देखो इसका मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, जैसे आप कुछ रूल्स पहले पढ़ लो फिर समझाता हूँ। पॉइंट फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर, तो पहला है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। देखो इसमें एक चीज समझो, आपको मैं दे दूं 1.386, ठीक है, और आपको ये वाला नंबर रिमूव करना है, जैसे आपको ये समझो कि मैं ये वाला नंबर हटाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस नंबर को हटाना चाहता हूँ, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ तीन आफ्टर डेसिमल तीन नंबर है, या एक तरह से आप कह सकते हो इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर मैं चाहूँ इसको तीन सिग्निफिकेंट फिगर करने की, तो कैसे करूंगा मैं, इसको अगर हटाना है सिक्स को, तो मुझे यहाँ 8 की जगह 9 करना पड़ेगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो भी रूल मैं आपको समझा दूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.3। ठीक है, देखो ऐसा क्यों किया, अगर आपका जो जिस नंबर को आपको हटाना है उसका जो आपका लेफ्ट में जो नंबर है, वो अगर जैसे जिस नंबर को आप हटाना चाह रहे हो वो अगर आपका 5 से बड़ा है, तो जो राइट वाला जो आप उसके जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो +1 के साथ बढ़ेगा। अगर मेरे पास ये नंबर होता ना 4.344 और मुझे इसको हटाना होता, तो मैं इसको एज इट इज हटा देता, मैं इसका आंसर सीधा लिख देता 4.3, क्योंकि यहां हमें बेस जो होता है 5। अगर 5 से छोटा नंबर है तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखो। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो आपको उसको चेंज करके मतलब 1+ करके लिखना होगा। अब जैसे इसके और एग्जांपल लेने तो आप ले सकते हो 1.467, तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिखते हो 1.477, आप 47 लिख सकते हो। अगर होता 3.952, तो इसको आप लिखते 3.9। ठीक है, मेन जो बेस होता है आपका 5 होता है, उसके अगर बड़ी वैल्यू है, इफ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5, 5, देन ऐड, देन ऐड +1, ऐड 1, देन ऐड +1 इन preceding number, preceding number, but if less than 5, then then but if +1 into, but if less than, ये less आएगा, but if less than 5,
लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज, प्रीसीडिंग नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अगर दे रखा है 35.67, तो अगर आपको इसको लिखना है तो 35.7%, ठीक है। बट अगर आपको दे रखा होता 30.562, तो आपको इसको लिखना होता 35.6, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो हो गया जब आपकी वैल्यू 5 से बड़ी हो या छोटी। बट अगर वैल्यू ही 5 आ जाए तो क्या करोगे? तो नेक्स्ट सेकंड देखो आप, जैसे अगर आपको दे रखा होता 6.35, ये सेकंड रूल है, तब क्या करते हैं, इसमें आपको देखना होता है कि ये नंबर ऑड है या इवन। अगर इफ अगर ऑड है तब तो आप इसको 6.4 कर दो, बट अगर इवन है तो एज इट इज रखो। जैसे 6.25 अगर होता तो आप इसको 6.2 ही रखो, यानी इफ राइट मोस्ट राइट मोस्ट नंबर इज राइट मोस्ट नंबर इज 5, then if rightmost number is 5, then preceding number preceding number preceding number not change. If rightmost number is 5, then preceding number not change if it is even, ठीक है। जैसे इसके केस में देखो ना, इवन नंबर था, बट it is increased by 1 if it is an odd, ठीक है। अगर ऑड नंबर होगा तो आपको बढ़ाना। अब इसका और एग्जांपल दे सकते हो, अगर आपको देगा 7.65, तो आप इसको लिखते 7.7, नहीं सॉरी 7.6 ही रखते, क्योंकि इवन में नहीं चेंज करना है, ऑड में करना है, तो इसको 7.6 ही रखते। बट अगर आपको दे रखा होता 7.75, तो आप इसको 7.8 करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इवन नंबर में आपको चेंज नहीं करना है, ऑड नंबर में चेंज करना है, ठीक है। If rightmost number is 5, then preceding number not change if it is in even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। यानी ऑड नंबर में आपको +1 करना है, इवन नंबर में एज इट इज। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोग मैथ, जब एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे ना, तो इसको और इजी करने से या मतलब जल्दी करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक तो मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताए जो आपको हेल्प होंगे न्यूमेरिकल्स करने में। अब हम लोग एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हम लोग सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक मास क्या होता है। ये जो नया टॉपिक है एटॉमिक मास, एटॉमिक। तो सबसे पहले इसमें आप एटॉमिक मास की यूनिट क्या होता है ये समझिए। मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं सीधा, एटॉमिक मास यूनिट। मास, देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक
वन एटॉमिक मास वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज ए वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू इक्वल टू 1/12 वन 1/12 of the mass of one mass of one कार्बन 12 एटम। तो देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या? वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ मास ऑफ द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। मतलब कार्बन का 12 एटम, जैसे क्या होता है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं, तो जो C12 है उसका आपने एक एटम लिया। जैसे आपने क्या करा, देखो एक कार्बन जो होता है उसका आपने C12, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो C12 जो एटम कार्बन है उसका आपने एक एटम लिया। उस एक एटम का जो मास था उसका भी आपने 1/12 पार्ट किया। तो 1/12 पार्ट का जो मास होगा ना, वो आपका एटॉमिक मास यूनिट का है। यानी एटॉमिक मास यूनिट को आप ऐसे समझ सकते हो, आप समझो आपको एक, मैंने क्या किया, एक एप्पल दी और उसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए। तो जो फोर्थ वाले पार्ट का जो मास होगा, उस तरह से आप इसको समझ सकते हो। या आप इसको ऐसे समझो, कार्बन 12 को आप एप्पल की तरह समझो। एक कार्बन 12 है, वो समझ लो एक एप्पल। उस एप्पल के मैंने क्या किए, इक्वली 12 पार्ट कर दिए। अब उस 12 पार्ट का, जब इक्वली उसके 12 पार्ट के, तो जो जो 12th पार्ट होगा ना, उसका जो मास होगा वो आपका एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। ऐसे ही आपने क्या करा, C12 एटम क्या होता है, एक आइसोटॉप होता है। जैसे कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 इज द वन ऑफ द आइसोटॉप आइसोटॉप ऑफ कार्बन। C12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन है। और इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C12C, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमने क्या करा, C12 का एक एटम लिया, उसका हमने 1/12 पार्ट किया। उसका जो मास होगा वो आपका बराबर होगा एटॉमिक मास यूनिट के। तो इसको हम लोग 1 AMU बोलते हैं, 1 AMU। आजकल क्या होता है, इस AMU को हम लोग U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1U भी लिखते हैं। जैसे ये एटॉमिक मास यूनिट था ना, एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट है, मास यूनिट है। इसको आजकल हम लोग इससे रिप्लेस कर दिए यू से, जिसका मतलब है यूनिफाइड यूनिट। यूनिफाइड यूनिफाइड मास, यू का मतलब हो गया यूनिफाइड, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा 1/12 इंटू में मास ऑफ वन एटम ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन 12 C12 आइसो आइसो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 AMU 1U का जो वैल्यू होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है ये समझो। इसकी, अगर ये क्या है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका, ये जो वैल्यू होगा, ये आपकी जो वैल्यू आती है 1.66.056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सली आपको बार बार यही लेना है, 1.66 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हम्म। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे करते हैं, देखिए। यानी ये आगे आगे से आपको ध्यान रखना है। 1 AMU या 1 U जो होगा, ये बराबर होगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। और ये बराबर होगा 1/12 पार्ट ऑफ, मतलब मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम, C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत यूज होगी। अब क्या होता है, हम लोग जो और मास लेते हैं वो इसी के रेफरेंस में लेते हैं। जैसे आप इसके अलावा जितने मास और रखते हो वो सब इसके रेफरेंस में, ठीक है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको मैंने क्या किया, मैंने समझ लो, आपको क्या होता है 20 तक, कम से कम 20 तक आपको ये याद रखने होते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ, देखो। आपको 20 तक ये याद रखने हैं। हाइड्रोजन जो होता है आपका, हाइड्रोजन, इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एटॉम में आपको ना पूरा वही लिखा देते हैं, देखिए। यहाँ पे एलिमेंट लिखा रहा हूँ मैं, एलिमेंट लिखा रहा हूँ, उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उसका सिंबल लिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिंबल लिखा रहा हूँ, और उसका एटॉमिक मास। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक मास सबसे पहला जो है, पहले ऐसा करते हैं, एटॉमिक नंबर इधर कर देते हैं, सिंबल इधर। यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं, एलिमेंट और सिंबल है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सिंबल H रहता है, और इसका एटॉमिक मास 1 यूलियन। ये सिंगल एटम की बात कर रहा हूं मैं। 1 U जो लोगे आप, ये सिंगल एटम की बात कर रहे हो। जैसे 1 U ये जो है, ये मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ये जो मास ले रहा हूं मैं, एक सिंगल एटम का मास ले रहा हूं, ठीक है। सिंगल एटम, मैंने मास ऑफ वन एटम हाइड्रोजन। इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो मास है वो आपका कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के आइसोटॉप के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा है आपका हीलियम। दूसरा जो एटॉमिक नंबर है वो हीलियम होता है। मैं पूरा ना बार बार ये नहीं, सीधा हीलियम, ये दूसरा हीलियम है, इसका हीलियम है, और इसका सिंबल आपका He रहता है, और इसका मास जो आता है 4 4U। इसका मतलब हो गया, हीलियम जो है He 4 टाइम्स हैवियर, हैवियर, 4 टाइम्स हैवी है,
heavier than helium, 4 times heavier than 1/12 part of C12 मास। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 मास। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज का मतलब ये होगा, इसको 4U लिखोगे। ऐसे ही आपका तीसरा जो है हीलियम के बाद आपका है, तीसरा रहेगा आपका लिथियम आता है, लिथियम, लिथियम। इसको हम लोग Li से डिनोट करते हैं और इसका मोलर मास होता है 9, सॉरी 7। अब इसका मतलब वही हो गया, Li 7 times heavier than 1/12 part of C12 आइसोटॉप मास, आइसोटॉप मास। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या होगा। इसको यू लिखा जाता है, यू का मतलब होगा सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, अगर अगर अब मैं फोर्थ की बात करूं तो बेरिलियम आएगा। इसका ये एटॉमिक नंबर है, देखो ये एटॉमिक नंबर है, ये इसके एलिमेंट का नाम है, ये सिंबल है और ये मास। तो बेरिलियम है अगला, बेरिलियम, बेरिलियम है। इसको हम लोग बी से बोलते हैं और इसका जो होता है 11 लेना, सॉरी इसका 9 लेना। बेरियम का हम लोग 9, इसका हम लोग 9, 9। देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना, कहीं यू दिखता है इसका मतलब ये मास ऑफ वन एटम, वन एटम ऑफ बी। और ये 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हैवियर है, है बियर, 9 टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12। ठीक है, ये चीज ध्यान है। अब देखिए ये ना आपको 20 तक करना है। जैसे क्या है कि मैं आपको सारे नहीं बता रहा, और चीजें आप लोग खुद से कर लेना। जैसे आपको 20 तक याद करना है। जैसे क्या है, फोर्थ पे बेरिलियम हो गया ना, 5 पे आपका बोरोन, 5 पे बोरोन, बोरोन रहता है। इसको हम लोग बी से बोलते हैं और इसका एटॉमिक मास आपको 11U लेना है। फिर 6 पे आपका कार्बन आता है, कार्बन आता है, इसका 6 होता है और इसको हम लोग 12 से लेते हैं। ठीक है, 7 पे आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका 14U लेते हैं। ठीक है, ऐसी 8 पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसका 16। ऐसी 9 पे आपका फ्लोरीन आता है। ऐसी आप 9 मतलब ये 20 तक कर लेना आप, मतलब कैल्शियम तक करना है। अगर आप ये कंटिन्यू ऐसे करते जाओ तो लास्ट में 20 पे आपका कैल्शियम आएगा। 20 पे कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, 20 पे आपका ये कैल्शियम आएगा, आपको वहां तक करना है, कैल्शियम। और इसको Ca से डिनोट किया जाएगा और इसका 40 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना समझो, ये जो मैंने आपको अभी समझाया है ये आपको 20 तक याद करना है। जैसे हाइड्रोजन से कैल्शियम के बीच में जितने एलिमेंट हैं 20 तक, उनका सबको आपको नाम याद होना चाहिए, सबका सिंबल याद होना चाहिए, सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और सबका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक मास अगर सिंगल एटम का लिया जाता है तो हम उसको यू से डिनोट करते हैं और ये एक तरह से रेफरेंस होता है आपका कार्बन 12 का, जो 1/12 पार्ट होता है मास का, उसके रेफरेंस में हम लोग ये ले। क्योंकि देखो कोई भी चीज इस दुनिया में अगर आपको मेजर करनी है ना, तो कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। किसी चीज को अगर आप हैवी बोल रहे हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका कम वेट किसका होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर लो, फिर हम लोग आगे आते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या।
ठीक है, तो पहले आप ये कर लीजिए, फिर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अब मैं सीधा आ रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास आपको तब यूज करना है जब क्या होगा कि आपके एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप प्रेजेंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एवरेज एटॉमिक, तो ये यूज होता है जब आपके एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास लेना है। तो जैसे आप, मैं कार्बन की बात करूं तो इसके तीन आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप हैं, एक है 12C, और एक है 13C, और एक है 14। देखो ये जो जैसे कोई भी एलिमेंट होगा ना, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे वो एटॉमिक मास आता है, एटॉमिक मास आता है, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक, यहाँ पे इसका नंबर, यानी मैं चाहूं तो कार्बन 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 12C, इसका मतलब है इसका एटॉमिक मास ये रहा, एटॉमिक नंबर ये रहा, और ये एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन को अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 16, या नाइट्रोजन को चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 और 7। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा ये 14C होना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके आइसोटॉप से, मतलब एक ही कार्बन के नेचर में तीन तरीके से मास मिलती है। ठीक है, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस का मतलब कितना परसेंट नेचर में मिल रहा है, रिलेटिव अबंडेंस है वन। रिलेटिव अबंडेंस में क्या हुआ, देखो 98 इसका परसेंटेज है, 98,892% है ये है आपका 1.108%, और ये मतलब बहुत कम है नेचर में, बट ये इतना इतना मिलता है। ठीक है, अब ये, और इसके मास, एटॉमिक मास क्या क्या लिया जाता है, एटॉमिक मास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या क्या लेंगे इसको, इसका 12 लिया जाता है, इसका 13.00335 लिया जाता है, और इसका 14.00317। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली इनके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100। जैसे आपको एटॉमिक मास जो दे रखा है और उसका जो परसेंटेज दे रखा है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड करके डिवाइड बाय 100 करो, यानी एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकालोगे आप, एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी लिखोगे 98.892 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 1.108 मल्टीप्लाई में 13.00335 प्लस में 2 × 10⁻⁻10 इंटू में, ये सब एक साथ है, ब्रैकेट में करना है तो कर दो इसको, फिर ये है 14.00317। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 12.011। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकालते हैं। इसमें क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आइसोटॉप दे रखा होगा, रिलेटिव अबंडेंस दे रखा होगा और एटॉमिक मास दे रखा होगा। यानी इसका मतलब है इस आइसोटॉप का जो परसेंटेज है नेचर में इतना मिलता है, और उसका एटॉमिक मास ये रहता है। इस आइसोटॉप का नेचर में इतना परसेंटेज और ये एटॉमिक मास है, इस आइसोटॉप का नेचर में इतना परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज में, और ये उसका इतना मास है।
तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो इसका परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करो, जो भी परसेंटेज है उसके मास से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अब हम अगला करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या उसको कैसे निकालना है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ, ये आप पहले लिख लो, इसका डेफिनेशन ही लिख लो पहले। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द सम, molecular mass is the sum of atomic masses, atomic masses of the element, element present, element present in a molecule. It is obtained, it is obtained by, it is obtained by multiplying, multiplying, multiplying the atomic mass, atomic mass of each element by the number of its atoms and adding, adding them together, adding them together। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इसका मोलिकुलर मास निकालना, जैसे आपको CH4 दे दिया, अब इसका मोलिकुलर मास निकालना है तो देखो क्या करना है। कार्बन का आपको बताया था 12 होता है, तो इसको 12 करो, प्लस में ये 4 into 1 हो, जैसे ये 1 है तो 4 into 1 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 16 U। ये है मास, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH। ठीक है, तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH। ठीक है, इसी तरह से अगर H2O आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 2 into 1 प्लस में 16, 18U कर दोगे, 18U। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दिए रखा होता Al2SO4 का 3, देखो इसका मास कैसे निकालते हैं। एल्यूमिनियम का जो होता है एटॉमिक मास वो 27U, ठीक है। सल्फर का आपका 32U, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16U, मतलब यूनिफाइड यूनिट है। देखो इसका कैसे कैसे निकालोगे, 27 into 2 प्लस में ये 3 टाइम्स है ना, तो 3 पहले कर दो, इंटू में ब्रैकेट में 32 प्लस में 4 into 16। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आप ऐड कर देना इनको, 27 into 2 प्लस में 3 into 32 प्लस 4 into 16। ठीक है, तो इसको फाइनली करोगे तो कितना आएगा ये, आप कैलकुलेट कर लेना, खुद से कैलकुलेट कर लेना, ये देख लेना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास C6H12O6 होता, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसका अगर आपको मास निकालना है तो क्या करोगे, 6 into 12 प्लस में 12 into 1 प्लस में 6 into 16। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और कर लेना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे कर रहे हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया, कैसे निकालते हैं, आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया। अब लास्ट है एक और टॉपिक, फिर उसके बाद हम लोग आज क्लास एंड करेंगे, बाकी का हम लोग फिर बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट टॉपिक आपका है
फॉर्मूला मास किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट आप लिखिए फॉर्मूला मास क्या, फॉर्मूला। देखो कुछ ना ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, वो एक तरह से वहां पे उनका मास हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनका फिर हमें फॉर्मूला देख के मास निकालना पड़ता है। जैसे सम सब्सटेंस, सम सब्सटेंस डू नॉट डू नॉट कंटेन डू नॉट कंटेन discrete this molecule molecules as their constituent unit, as their constituent and unit। एग्जाम्पल के लिए है NaCl। जो आपका NaCl होता है ना, ये एक तरह से एज अ यूनिट आपको नहीं मिलता है। NaCl एज अ मॉलिक्यूल नहीं होता है वो। जैसे सोडियम और पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैल्शियम पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे से आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे Na का पॉजिटिव और Cl माइनस ये आपस में अट्रैक्शन होता है इसमें, लेकिन ये एक तरह से एज अ मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं। सम सब्सटेंस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूटिव। तो जैसे NaCl के फॉर्म में मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें मास निकालना होता है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला मास यूज करते हैं। सो फॉर्मूला फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट 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 मास as it as it not exist as a single एंटिटी। मतलब ठीक है, ये मतलब सिंगल एंटिटी नहीं होता है। सो फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट मास एज इट नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एंटिटी। मतलब NaCl जो होता है, आप हम इसका एज अ मॉलिक्यूल इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं मास निकालने के लिए। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला मतलब सीधी बात है, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनका हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास निकालने के लिए, उसको हम लोग उसका फॉर्मूला मास ऑफ Na। सोडियम का जो होता है आपका 23 होता है और इसका 35। जैसे सोडियम का मोलिकुलर एटॉमिक मास जो होता है 23 यूनिट रहेगा और क्लोरीन का 35.5। तो इसका आप लिखोगे 35.5। तो ये टोटल कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 58.5 यूनिट। यूनिफाइड यूनिट, ठीक है यू। तो अभी आप लोग, आज मैंने आपको क्या कराया, सिग्निफिकेंट फिगर समझाया, उसके बाद कैसे आप राउंड ऑफ करोगे वैल्यूज को वो सिखाया। उसके बाद में हमने एटॉमिक मास के बारे में बात किया, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात किया, फॉर्मूला मास। तो अभी आप लोग इतना कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।